गुड इवनिंग। सॉरी मुझे थोड़ा, हाँ गुड इवनिंग। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 8:10। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेक्शन 6 एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 6 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो अभी अब हम लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया कि नाउ वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स जो है जो कि चैप्टर 2 में दिया हुआ है, एंड आई टोल्ड यू दैट द फैक्ट्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 दे ऑल आर नोन एज रेलेवेंट फैक्ट्स। तो इसमें एक चीज आप देखना है, इससे जब साक्ष्य की बात हम करते हैं या जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा, जैसे मान लीजिए कि एक चीज है, देखो इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये लीगल इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है। मान लीजिए एक फैक्ट है, उस फैक्ट को चार लोग चार तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर चार लोग एक फैक्ट को चार तरीके से समझ रहे हैं तो उन चारों में सबसे ज्यादा सुटेबल जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं या लीगल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसीलिए लॉ जो है ग्रो करता है। पहले आर्टिकल 15 पे एक जजमेंट आता है, 14 पे एक आता है, फिर वो जजमेंट बदलता है। तो कई बार होते हैं सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, और कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस नहीं चेंज हो रही, लीगल अंडरस्टैंडिंग ही जज की चेंज हो रही, जिसके कारण जजमेंट चेंज हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए उनकी परिस्थिति जन्य विवेचना यानी एनालिसिस कैसी की जाए सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर कई सारे इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं तो उनमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन सबसे सही माना जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे लीगल एकेडमिया में इस चीज को पढ़ाया ही नहीं जाता कि अगर एक चीज के कई अर्थ हैं तो उसमें हम सबसे ज्यादा प्रामाणिक किस अर्थ को मानेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो फिलॉसफी के 6 स्कूल्स हैं वो इसको बहुत हद तक डिस्कस करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, लॉ में नहीं पढ़ाया जाता। लॉ में जब आप इसको पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ, मैंने आपको बताया था न्याय के बारे में, जिसका मतलब होता है लॉजिक यानी न्याय दर्शन के बारे में। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा दर्शन है उसको कहते हैं मीमांसा। तो जब मीमांसा दर्शन को अगर आप देखोगे ना तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये दो में जो है वो बटा हुआ है। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रमाण की बात करता है। तो प्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रमाण बेसिकली दो शब्द से मिलकर के बना होता है। पहला होता है प्रमा, प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, और प्रमाण का मतलब होता है जिस यथार्थ ज्ञान का मतलब ट्रू नॉलेज, किसी फैक्ट के बारे में भी हो सकता है, किसी सर्कमस्टेंसेस के बारे में हो सकता है, किसी शब्द के बारे में हो सकता है। और प्रमाण का मतलब होता है वो साक्ष्य जिस जो आप तक उस ट्रू नॉलेज तक, आपको उस ट्रू नॉलेज तक पहुंचाता है। तो अगर आप एविडेंस में भी देखोगे तो एविडेंस क्या करता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स वो प्रमाण हैं जो आपको किसी फैक्ट इन इशू को सही तरीके से स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका इंटरप्रिटेशन है ना वो कहीं ना कहीं आपके मीमांसा दर्शन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और इसमें भी मेनली आपका जो पूर्व मीमांसा आता है, इसको हम लोग आगे डिटेल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल लगता है। लॉजिकल क्यों है मीमांसा दर्शन, लॉजिकल इसलिए, इसको जेमिनी ने जो थे उन्होंने इसको दिया था, इसके जो फाउंडर है वो जेमिनी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको किसी फैक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बल्कि ये भी बताता है कि अगर एक फैक्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है तो कौन सा इंटरप्रिटेशन उसमें सबसे ज्यादा सही होगा। तो आगे हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 में, जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है, जो बात कर जिसको कि मैंने बोला रेस जेस्टी। रेस जेस्टी का मतलब होता है थिंग्स सेड एंड डन, थिंग्स सेड एंड डन इन विच आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। So if there is ma'am, what about section 5? It also comes under chapter 2. सेक्शन 5 जो है वो रेलेवेंसी को बताता है, जो कि 6 से 55 में दी हुई है। सेक्शन 5 भी रेलेवेंसी का ही पार्ट है, बट सेक्शन 5 को जैसे मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था उसमें कोई रेलेवेंट फैक्ट की बात नहीं की गई है। उसमें उन्होंने बताया कि कोर्ट के फोरम पे कौन से एविडेंस को कब दिया जाता है। तो आपके जो रेलेवेंट फैक्ट है ना वो बेसिकली 6 to 55 तक जो है वो दिए गए हैं, और इसको जब आप क्लासिफाई करते हो रेलेवेंट फैक्ट्स को
तो ये जो है बेसिकली आपके 7 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इसको भी आप समझ लेना कि 7 कैटेगरीज इसकी कौन कौन सी हैं। रेलेवेंट फैक्ट्स को जब आप डिवाइड करते हो तो वो 7 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहली जो है वो है थिंग्स, ध्यान से इसको सुनना आप लोग लिख भी सकते हो। थिंग्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। Things connected with fact in issue with as a part of same transaction. For example, occasion, cause, effect, motive, blah blah blah. तो ये जो आपका things connected with the fact in issue as a part of the same transaction, ये आपका दिया हुआ है from section 6 to section 16, 6 से 17 तक दिया हुआ है। दूसरा जो आता है इसमें वो आता है थिंग्स सेड लाइक एडमिशन एंड कन्फेशन। यानी जब आप 6 से 55 तक जाते हो ना तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि वो 7 कौन से कैटेगराइजेशन है जिसमें कि जिस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो आपका 6 to 16 है वो सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है, जिसमें कि ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। दूसरा जो आता है वो कहता है कि थिंग्स सेड लाइक एडमिशन एंड कन्फेशन। ये जो है आपका दिया हुआ है फ्रॉम सेक्शन 17 टू सेक्शन 31, 17 से 31 तक दिया हुआ है। थर्ड जो आता है इसमें आता है स्टेटमेंट बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। स्टेटमेंट बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। आर्टिकल कह रहे हैं सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। जैसे आपका डाइंग डिक्लेरेशन होता है, डाइंग डिक्लेरेशन में क्या हुआ, जो बोला जिसने स्टेटमेंट दिया वो मर गया, तो नाउ ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। सो रिमेंबर दिस 32 and 33 they basically deal with this particular thing means the person who can not be called as a witness before the court for his testimony. जो आपका चौथा है वो कहता है कि स्टेटमेंट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्टेटमेंट 34 to 39। फिर आपका आता है सब कैटेगरी 5 जो कहती है डिसीजंस इन अदर केसेस, यानी एक केस का जो जजमेंट है वो दूसरे केस में कब जाके रेलेवेंट होगा। तो ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 40 टू सेक्शन 44, डिसीजन इन अदर केसेस। फिर आपका जो 6th आता है वो आता है ओपिनियन अबाउट फैक्ट इन इशू। ओपिनियन अबाउट फैक्ट इन इशू में जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन आती है कि क्या इसी गन से गोली चलाई गई थी, तो एक्सपर्ट ने बोला हाँ इसी गन से चली गई थी। क्या इसी का फिंगरप्रिंट है, हाँ इसी का फिंगरप्रिंट है। तो ये क्या है, ये ओपिनियन है। ओपिनियन किस चीज के बारे में, ओपिनियन अबाउट द फैक्ट इन इशू। तो ये जो आपका आता है ये आता है फ्रॉम सेक्शन 45 टू सेक्शन 51। और जो लास्ट आता है वो आता है कैरेक्टर एंड रेपुटेशन ऑफ पार्टीज कंसर्न। ट्रायल में जो पार्टी से मान लीजिए एक्यूज है उसको कहा जा रहा है कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी इस तरीके के ऑफेंसेस किया कर चुका है, तो क्या ये रेलेवेंट होगा। तो ये क्या बताता है, कैरेक्टर एंड रेपुटेशन ऑफ पार्टीज कंसर्न फ्रॉम सेक्शन 52 टू सेक्शन 55। तो ये आपने देखा कि 6 से 55 तक किस तरीके से जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको हमारे एविडेंस एक्ट में अरेंज किया गया है। तो 6 की जब हमने बात करी थी तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था थिंग्स सेड एंड डन एज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो इसमें थिंग्स सेड एंड डन एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन के जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें हम लोगों ने कई चीजें देखी थी कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम है, यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस है, यूनिटी ऑफ प्लेस है, उसमें कई तरीके की कैटेगरी है। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टाइम गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है देन इट सीम्स दैट द फैक्ट इज कॉन्कॉक्टेड। अब इसमें सेम ट्रांजैक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए भी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक बड़ा फेमस केस है, द नेम ऑफ द केस इज रेटन वर्सेस क्वीन 1971 3WLR 930। ये जो है आपका ब्रिटिश कोर्ट है उसका जजमेंट है। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है उसके ऊपर ये एक्यूजेशन है, इसको ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है उसके ऊपर ये एक्यूजेशन है कि उसने अपनी वाइफ को गोली मारी है। अब वो अपने डिफेंस में क्या कहता है कि मैंने उसको गोली नहीं मारी थी, गोली अचानक बंदूक से चल गई थी। सो दिस वाज एन एक्सीडेंट, दिस वाज नॉट एन इंटेंशनल मर्डर।
उसने तो बोला कि एक्सीडेंटली चल गई, पर एक्सीडेंटली चली कि नहीं चली ये क्या हो गया, ये फैक्ट इन इश्यू हो गया। अब इस एक्सीडेंटली चली कि नहीं चली इस फैक्ट इन इश्यू को आप कैसे स्टैब्लिश करोगे? तो इसमें क्या हुआ था, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो इसकी वाइफ थी, इसने जो है जो टेलीफोन ऑपरेटर होता है उसको फोन किया, और जब फोन किया तो उसने बोला कि मेरा जो फोन है उसको जल्दी पुलिस से कनेक्ट करो। और वो जिस तरीके से बोल रही थी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। इसके पहले कि वो नंबर पुलिस से कनेक्ट होता, जो उसने अपना एड्रेस बताया और कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। अब उसने अपना एड्रेस बताया, कॉल ड्रॉप हो गई, पुलिस वहां पहुंची, और जब पहुंची तो वो मरी हुई पाई गई। हस्बैंड को वहां से हस्बैंड वहां पे था और उसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया गया कि यही व्यक्ति है जिसने कि मारा है। अब ये जो उसने अपने डिफेंस में लिया, क्या डिफेंस लिया कि एक्सीडेंटली चली। अगर एक्सीडेंटली चली होती तो वाइफ ने ऑपरेटर को फोन कैसे किया होता, क्या कि ये क्यों कहा होता कि मुझे पुलिस से कनेक्ट करो, वो घबराई हुई क्यों थी, उसने अपना एड्रेस अचानक से बताया और फिर कॉल ड्रॉप हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी एक सीरीज है। सीरीज कहाँ से शुरू हुई, जहां से एक तो पीछे के फैक्ट हो गए। पीछे के फैक्ट का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड ने वाइफ को क्यों मारा होगा, एक ही एस्पेक्ट हो गया। जहां पे हम मोटिव की बात करते हैं, मोटिव तो एक हो गया क्योंकि हो सकता है कि किसी के दिमाग में कोई मोटिव बड़े लंबे समय से चल रहा हो। यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो अगर एग्जीक्यूशन की बात किया तो बंदूक लाना, बंदूक से मारना, और उसके पहले का घटनाक्रम क्या, जहां से उसको ये लगा कि उसका हस्बैंड उसको मार देगा। तो ये पूरे की पूरी जो एक सीरीज है ना, ये एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। सेम ट्रांजैक्शन में यहाँ पे पर्पस क्या था, वाइफ को मारना। पूरी जो सीरीज ऑफ इवेंट चली हैं, दे ऑल विल बी रेलिवेंट एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इसलिए मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन में एक क्या होता है कि चेन ऑफ इवेंट्स होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और जुड़ी होने का मतलब ये होता है कि किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सुना, लेकिन सब चीजें जब एक दूसरे से जाकर के जुड़ती हैं ना, तो पूरे के पूरे एक ट्रांजैक्शन को वो कंप्लीट करती हैं। और जब पूरा एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो जिसने भी जो देखा है, सुना है, कहा है, वो सब जाकर के सेक्शन 6 में रेलेवेंट होगा। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर कोई चीज सेक्शन 6 में रेलेवेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एविडेंस एक्ट के किसी और सेक्शन में जाकर के भी रेलेवेंट होगी। फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल अंडर सेक्शन 7 or maybe under section 8 or maybe any other section also. But remember, if something is relevant under section 6, then most of the time that is also relevant under section 7 and 8. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई चीज 6 में रेलेवेंट हो गई तो उसको 7 और 8 में रेलेवेंट होने की क्या जरूरत है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो इन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया उसमें जो रेलेवेंसी का चैप्टर बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि इवन इफ देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, दैट इज फाइन। ओवरलैपिंग से कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक रेलेवेंट फैक्ट हो और एविडेंस एक्ट में ऐसा कोई क्लॉज ना हो जहां पे जाकर के वो रेलेवेंट होता हो। So it means what was the intention of the maker? Intention of the maker was if there is a relevant fact, definitely that should be relevant under one or under more than one section. So it doesn't matter that whether that is relevant under one section or under more than one section. The important thing is it should not be like that the fact is very relevant for a particular case, but unfortunately there is no corresponding provision which is going to deal with this, with the relevancy of such kind of facts. तो इसीलिए आप इसमें देखेंगे कि इसमें ओवरलैपिंग तो होती है, लेकिन ओवरलैपिंग होने से कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर आप किसी चीज का आंसर दे रहे हो और आपने बोला सेक्शन 6 में जाएगा, उसके साथ 7 में भी जाएगा, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि 7 और 8 में बेसिकली है क्या। तो अगर हमने कहा सेक्शन 6 में जाएगा, उसके साथ 7 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, थिंग्स सेड एंड डन, और सेड एंड डन के साथ साथ जो जो चीजें चलती हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी 6, 7, 8 में जाके कहीं ना कहीं कवर होती हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए, एक दूसरा केस है। द नेम ऑफ द केस इज आर वर्सेस फॉस्टर। 1834 का केस है, आर वर्सेस फॉस्टर। इसमें जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर क्या चार्ज है कि उसने अपनी गाड़ी चलाते हुए स्पीड में ड्राइव करी और उस गाड़ी से एक व्यक्ति को टक्कर मारा और टक्कर मार करके वो भाग गया, यानी वो व्यक्ति मर गया और वो भाग गया।
अब यहाँ पे क्या है कि जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ वहां, अब वो जानबूझ करके भी मार सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, व्हाटएवर, वहां से कुछ दूरी पे, वहां पे कुछ दूरी पे एक व्यक्ति है जो कि पैदल जा रहा है। उस व्यक्ति ने क्या सुना? उस व्यक्ति ने किसी के चीखने की आवाज सुनी। चीखने की आवाज सुनने का मतलब जिसको हिट किया गया वो चिल्लाया। चीखने की आवाज सुनी पर उसने एक्सीडेंट नहीं देखा है। लेकिन जब उसने चीखने की आवाज सुनी उसके बाद उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत तेजी से उसकी आंखों के सामने से निकली। अब इसमें क्या है, इसमें जब उसने चीखने की आवाज सुनी और बाद में उसको पता चला कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ, तो प्रोबेबिलिटी, अनुमान, जिसको मैंने आपका बताया था जब मैं आप लोग को पढ़ा रही थी लॉजिक, तो अनुमान क्या लगाया? अच्छा, वहां पे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और एक ही गाड़ी अभी यहाँ तेजी से निकली है, तो इसका मतलब ये है कि इसी गाड़ी ने इस व्यक्ति को टक्कर मारी है। तो आवाज, उसका चिल्लाना, मतलब जो डिसीज्ड है उसका चिल्लाना, और वहां से तेजी से गाड़ी का भागते हुए जाना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो रेलेवेंट कैसे होंगी? द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। किसी की चीख एक्सीडेंट का परिणाम है और जिसने एक्सीडेंट किया वो गाड़ी चलाकर तेज से भागा है। तो जो विटनेस है उसने क्या किया? उसने एक्सीडेंट नहीं देखा है, लेकिन ये जो सराउंडिंग फैक्ट्स है ना, ये सेम ट्रांजैक्शन पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब उसका चिल्लाना और गाड़ी का स्पीड में वहां से जाना। सो रिमेम्बर, जैसे आपने देखा ना, पूछना आपने क्या देखा, क्या आपने किसी को चाकू मारते हुए देखा था? किसी का एक्सीडेंट नहीं, हमने ये तो नहीं देखा था। फिर क्या देखा था? हमने एक चीख सुनी थी। अब इसमें एक याद रखना, चीख सुनना ईयर से नहीं होगा। चीख सुनना एक फिजिकल फैक्ट है। जिस व्यक्ति ने सुनी है ना वो विटनेस हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी और को बताता है कि नहीं मैंने किसी को चीखते हुए सुना था, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो विटनेस नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हियर से एविडेंस है। फर्स्ट व्यक्ति या हियर से विटनेस है। फर्स्ट जो पर्सन है जिसने सुना है उसने एक फिजिकल फैक्ट, जो मैंने आपको बताया, जो अपने सेंसेस से आप परसीव करते हो, उसको सुना है। इसलिए फर्स्ट विटनेस जो है वो आपका, उसका जो एविडेंस है वो हियर से एविडेंस नहीं माना जाएगा। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चाय पी रहे हैं सुबह बालकनी में बैठ करके, और आपका नौकर जो है अचानक चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि आपको पता है वहां पे उसने ना गोली मार दी और अभी इधर भाग के गया है। तो अब उसने क्या किया? उसने देखा, देख करके तुरंत आपके पास आया। अब उसने जो भी देखा है ना, जो आपको बता रहा है, दैट इज जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट है। तो इसीलिए टाइम गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसमें आप याद रखिएगा कि फैक्ट्स का टू बी द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बेसिकली 4 चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें एक होता है, फर्स्ट थिंग इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। कितनी देर बाद बताया था? जितनी जल्दी है उतना ऑथेंटिक है, जितनी देर है उतना डाउटफुल है। क्योंकि सुबह से अगर कोई सच शुरू होता है ना, तो शाम होते होते वो सच जो है अपने जो रूप को चेंज कर देता है। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस मतलब जहां पे इंसिडेंट हुआ। तीसरा होता है कम्युनिटी ऑफ पर्पस। जैसे मैंने आपको वेजिंग वॉर का कल एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में। कम्युनिटी ऑफ पर्पस में क्या है? एक है कि सरकार का तख्ता पलट कर देना, ये एक, या मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना। तो कम्युनिटी ऑफ पर्पस क्या है? एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, मे भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कम्युनिटी किस चीज की है? कम्युनिटी ऑफ पर्पस है। तो ये भी सेम ट्रांजैक्शन में आएगा, अलग अलग जो भी काम कर रहे हैं वो सब मिला करके। और फिर होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? 4 लोगों ने मिल करके साजिश करी और क्या किया कि एक व्यक्ति बी को लूट करके भागेगा, ए भागेगा और जो सामान लिए रहेगा वो बीच में सी को देगा, सी उसको आगे डी को देगा। तो ये क्या है? ये सीरीज ऑफ एक्शन है, लेकिन सारे के सारे व्यक्ति जो है ना वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। क्योंकि इसमें पर्पस क्या है कि जिसकी लूट की गई है या जिससे सामान लूटा गया है उस सामान को ऐसी जगह पहुंचाना कि वो सारे के सारे पकड़े ना जाए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ पर्पस भी है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन भी है, और यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम भी है। इन चारों का एक साथ होना जरूरी नहीं भी है, जरूरी नहीं है कि ये चारों एक साथ हो। इसमें से एक या दो भी, जैसे आपने देखा कि आपका कम्युनिटी ऑफ पर्पस है, हो सकता है कोई 6 महीने से कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक करने का प्लान कर रहा हो, तो यहाँ पे इमीडिएट नहीं हो रहा, 6 महीने से एक प्रोसेस चल रहा है जिसको एक पर्टिकुलर डेट पे एग्जीक्यूट करना है। तो कम्युनिटी ऑफ पर्पस तो है, लेकिन आपकी यूनिटी ऑफ आपकी कॉन्टिन्यू क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम नहीं है।
फिर भी जो अलग अलग लेवल पे जा करके जो प्रिपरेशन अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर, वो चीज भी रेलेवेंट होगी अंडर सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में हमेशा आप याद रखिएगा कि कोई भी एक एक्ट जब से शुरू होता है और जहां तक वो जाकर के कंक्लूड होता है, वो सारी की सारी चीजें, और वो फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू होना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी रेलेवेंट होती हैं सेक्शन 6 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 को जब आप देखते हैं तो सेक्शन 7 को जरा पढ़िएगा, इसमें ये क्या कहता है। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। क्या है? ओकेजन है, कॉज है और इफेक्ट है। किस चीज का? फैक्ट इन इशू, जो चीज विवाद में है। फैक्ट इन इशू का मतलब जिस चीज को लेकर विवाद है। विवाद किस चीज को लेकर के होता है? जिसको एक पार्टी कहती है कि ये है और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं है, वो फैक्ट्स इन इशू होते हैं। तो फैक्ट्स इन इशू को जो फैक्ट क्या करते हैं, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इसका पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, of relevant facts or fact in issue or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। तो इसमें देखिए, इसमें तीन चीज क्या कह रहे हैं। ये किसकी चीज की बात कर रहे हैं? इसमें कॉज की बात कर रहे हैं, ओकेजन की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट की बात कर रहे हैं। कॉज, ओकेजन, इफेक्ट। इफेक्ट जैसे मान लीजिए आपने आरुषि तलवार का केस देखा। आरुषि तलवार के केस में आपने क्या देखा कि बाद में क्या पता चला कि सीढ़ी पे ब्लड स्टेन्स थे। सीढ़ी पे ब्लड स्टेन्स थे, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो किसी को नीचे से मार के ऊपर ले जाया गया है, या ऊपर से मार करके नीचे लाया गया है, या जिसने मारा था उसके पैर में या जूते में ब्लड स्टेन्स थे और वो स्टेन सीढ़ी पे आए हैं। तो ये ब्लड स्टेन्स क्या हो गए? ये इफेक्ट हो गए। ये इफेक्ट हो गया। दो लोगों में मारपीट हुई और सामान जो है तोड़ दिया गया, आसपास का सामान टूटा हुआ है। ऐसे मान लीजिए क्लास में ही मारपीट हुई, अब उसकी जो बेंच और टेबल है इधर उधर, लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई करी है। तो वहां का जो सीन होता है, जो क्राइम सीन होता है, जो बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, वो क्या होता है, कैसे पता चलता है? इफेक्ट के कारण। इफेक्ट का मतलब वहां पे जो चीजें जिस तरीके से अरेंज है, उनका जो स्टेट ऑफ थिंक है, उनका जो परिणाम है। जैसे मान लीजिए कि पैर का जो फुटप्रिंट होता है, या गीली मिट्टी पे दो लोगों के बीच लड़ाई हुई है ना, तो एक ने अगर दूसरे को पटका है ना, तो वहां पे मान लीजिए इस तरीके का इंप्रेशन है कि यहाँ पे इसको पटका गया था, या सर इसका यहाँ पे पटका गया था। तो इफेक्ट जो है ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कॉज इंपॉर्टेंट है, ओकेजन इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, या तो इमीडिएट हो या थोड़ी देर बाद, यानी अदरवाइज हो। फिर क्या क्या कहता है कि, और ये क्या बताती है, और ये बताता है स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में जिसमें कि ये हुई है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि किसी के घर में कोई डेड बॉडी मिली। अब पुलिस जब आती है ना, तो पुलिस क्या सोचती है कि कोई चोरी करने आया था, लूट करने आया था इसलिए मार दिया, या मारने के इंटेंशन से आया था, लूटने का इंटेंशन नहीं था। तो पहले वो क्या देखते हैं, क्राइम सीन पे जाकर के, वो ये देखते हैं कि चीजों का अरेंजमेंट किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए अलमारी खुली हुई है, सामान बिखरा हुआ है, तो ऐसा लगेगा कि कोई आया था चोरी के पर्पज से या लूट के पर्पज से, उसने लूटा, पार्टी ने रजिस्ट किया इसलिए उसको मार दिया। ठीक है, तो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है, जो वहां पे चीजें बिखरी हुई दिख रही हैं। दूसरा मान लीजिए क्या होता है कि कहीं कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, लेकिन एक डेड बॉडी पड़ी है, तो क्या वो इसका जो इन्फरेंस निकालते हो, क्या निकालते हैं? इसका मतलब मान लीजिए चाय का कप रखा हुआ है, तो इन्फरेंस क्या निकलेगा? इन्फरेंस ये निकलेगा कि फ्रेंडली एंट्री थी, और जो एंट्री लिया था ना, उसका उद्देश्य लूटपाट करना नहीं था, वो सिर्फ मारने के उद्देश्य से आया था। तो ये चीज कैसे पता चल रही है? स्टेट ऑफ थिंग्स से पता चल रही है, जिसके अंतर्गत वो हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अब जैसे मान लीजिए कि लग रहा है कि चोरी हुई है, अचानक से कोई आया है, तो किसके पास अपॉर्चुनिटी थी? कौन ऐसा है जो आ सकता था? अपॉर्चुनिटी उसके पास हो सकती है जिसके पास मान लीजिए घर की चाबी है। अपॉर्चुनिटी उसके पास हो सकती है जो घर के एंट्री और एग्जिट से पूरे तरीके से परिचित है। और ये भी हो सकता है कि अचानक कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसको ये लगा हो कि अरे इस घर में तो दरवाजा खुला हुआ है और अंदर हम इसमें फ्रेंडली एंट्री ले सकते हैं,
तो उसमें क्या है, उसमें अचानक से किसी को मौका मिला और वो घर में घुस गया, इसमें से कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जितनी चीजें हैं ना, जैसे जब पुलिस आएगी तो क्या देखेगी, स्टेट ऑफ थिंग से क्या आइडेंटिफाई करना कि फ्रेंडली एंट्री थी, किसी रॉबरी के या चोरी के उद्देश्य से ये काम किया गया और किसी को मार दिया गया, या मारने के ही उद्देश्य से आए थे। फिर जो व्यक्ति हो सकता है वो कौन व्यक्ति हो सकता है, क्या किसी मोटिव से था, मोटिव से अगर था, अगर कोई मारने के उद्देश्य से आया तो 100% मोटिव है, लेकिन अगर कोई लूटपाट करने के उद्देश्य से आया तो उसके पास अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोई चोर था, जा रहा था, उसको लगा कि अरे यहाँ पे घर जो है, जैसे आपने देखा कि ये नॉर्मली जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो दोपहर में काम करते हैं कि किसी एरिया की रेकी करते हैं। रेकी कैसे करते हैं, वो एक गली में, दो गली में घूमेंगे और वो ये देखेंगे कौन सा ऐसा घर है जिसमें लगातार ताला बंद रहता है और कोई नहीं आता। अब उनको मौका मिल गया कि अच्छा इस समय से इस समय तक घर में कोई नहीं आता। अब वो क्या है, वो एक उनके लिए ओकेजन है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में अगर हम एंट्री करते हैं ना तो हमें घर में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो ताला तोड़ने का सही टाइम ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसके पास अपॉर्चुनिटी है या ओकेजन किसके पास है। ओकेजन और अपॉर्चुनिटी में अंतर ये होता है कि आपका जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको जैसे मान लो कि आप खोज रहे हो और आपको मिल जाती है, और ओकेजन क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि आपने कुछ खोजा नहीं, आपको अपने आप अवसर मिल गया। जैसे एक व्यक्ति है, वो चोर है, प्रवृत्ति से चोर है, और अचानक उसको किसी का दरवाजा खुला हुआ मिल गया। तो ओकेजन और अपॉर्चुनिटी में बहुत हेयरलाइन डिफरेंस होता है, तो उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ओकेजन है तब भी 7 में रेलेवेंट है और अपॉर्चुनिटी है तो भी 7 में रेलेवेंट है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 7। तो इसमें आप याद रखिएगा 7 में कॉज, ओकेजन, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, किस चीज का, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू का, जो कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, स्टेट ऑफ थिंग्स को अंडर विच दे हैपेंड, और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर ऑकरेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर ऑकरेंस। ये सारी की सारी जो चीजें रेलेवेंट होंगी, वो कहाँ पे रेलेवेंट होंगी, दे ऑल आर गोइंग टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 7। अब इसमें जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कह रहे हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ए ने बी को लूटा। जैसे आपने देखा कि ए कैश लेके जा रहा है, ठीक है, बीच में उसको लूट लिया गया, तो पुलिस पहला सवाल क्या पूछती है कि आपने किसको किसको बताया था कि आपके पास कैश है। ऐसे चलते फिरते हमें क्या पता किस आदमी के पास कितना पैसा है, लेकिन अगर इतना टारगेटेड है कि उसको पता है कि ये गाड़ी है, इसको यहाँ पे रोकना है, यानी रूट क्लियर है, पैसा क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति ने काम किया है जिसको कि इसके बारे में जानकारी थी। तो ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, the fact that showed to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third persons are relevant। वो क्या किया, वो पैसा लेकर के गया और उसने किसी को बताया कि मेरे पास इतना पैसा है। अब जिसको बताया वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो एक पब्लिक प्लेस पे है, वहां पे जैसे इन्होंने बताया कि फेयर में गया, पब्लिक प्लेस पे किसी थर्ड पर्सन ने उन दोनों की बातचीत सुनी। तो इसमें क्या है कि जो थर्ड पर्सन है जिसने बातचीत सुनी या जिसको बताया, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उनके पास क्या है, एक ओकेजन है। ओकेजन किस लिए है कि एक अचानक से उनके पास एक मौका आ गया, और मौका उनके पास इसलिए है कि अच्छा इसके पास पैसा है ना, तो हम इससे लूट सकते हैं। तो ये कहाँ पे जाके रेलेवेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 7। फिर क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, मार्क्स ऑन द ग्राउंड produced by struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts। अब इसमें क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, और ए ने बी का मर्डर कैसे, मैंने आपको बताया कि मार्क्स ऑन द ग्राउंड हो सकता है, जैसे चीजें जो है टूटी फूटी हुई है, या मान लीजिए गीली मिट्टी है या मिट्टी है, तो ऐसा लग रहा है कि खींच के किसी को ले जाया गया है, या फिर उसके सर को मारा गया है, पटक उसके सर को पटका गया है। इस तरीके की कोई भी चीज जो वहां पे क्या क्रिएट कर रही है, एक इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा कि कई बार आप देखोगे कि मर्डर एक जगह पे किया गया है लेकिन डेड बॉडी को दूसरी जगह पे ले जाया गया है, तो पुलिस कैसे असरटेन करती है कि जहां पे डेड बॉडी है एक्चुअल में यही मर्डर हुआ था, या कि डेड बॉडी को खींच करके यहाँ लाया गया है इफेक्ट से। जैसे मान लीजिए जब डेड बॉडी को खींचा गया तो उसका निशान है कि किसी डेड बॉडी को खींच के ले जाया गया है, या फिर मान लीजिए कि सर पे किसी के मारा गया, उसकी डेथ हो गई है,
तो थोड़ी दूर पे क्या किया गया है, ब्लड के निशान है, और ब्लड के निशान से ऐसा लग रहा है किसी खोपड़ी पे कोई चीज मारी गई है, पर डेड बॉडी जो है वो थोड़ी दूर पे है, तो डेड बॉडी को घसीट के ले जाया गया, तो जो निशान है वो इफेक्ट है, तोड़फोड़ हो रखी है वो भी निशान है, वो भी इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कहाँ पे रेलिवेंट होंगी, वो जूते के मार्क्स हैं वो रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके रेलिवेंट होती है सेक्शन 7 में। थर्ड इनका इलस्ट्रेशन क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, the state of bee's health before the symptoms ascribed to poison and habits of bee known to a which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant। इसमें दो चीजें हैं किसी को जहर दिया गया, पुलिस आई, डेड बॉडी पड़ी है, उसका शरीर नीला या काला पड़ गया है, नॉर्मल डेड बॉडी में नहीं होता, पर कलर ये बता रहा है कि पॉइजन दिया गया है, तो ये शरीर का काला या नीला पड़ना ना, ये इफेक्ट की कैटेगरी में भी आता है। लेकिन सवाल ये है कि उसको जहर देके मारा किसने। अब जहर देके किसने मारा, इसमें क्या है, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती किसी को जहर खिलाया गया है, तो अब पुलिस क्या करती है, इसकी एक्चुअल हैबिट क्या है पर डे की, पता चला कि रोज रात में ना 9 बजे, अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या ये है क्या कि उस दवा को जहर की बोतल से रिप्लेस किया गया, तो जहर की बोतल से अगर दवा को रिप्लेस किया गया तो ये अपॉर्चुनिटी किसके पास थी कि दवा को हटा करके उसकी जगह जहर रखे। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि रेगुलर उस फैमिली में एज अ फैमिली मेंबर रहता है, या सर्वेंट हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो रोज उसकी देखभाल करता है और उसको मौका मिल गया कि आज हम दवा से जहर को रिप्लेस करें, या कोई ऐसा व्यक्ति जो रेगुलर देखभाल तो नहीं करता लेकिन उसको एक दिन मौका मिला क्योंकि एक दिन उसको दवा देनी थी और उसने दवा से जहर को रिप्लेस किया, तो ये जो उसको मौका जिसको मिला ना, उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, तो ये जाएगा एज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 7 में। लेकिन डेड बॉडी का नीला पड़ जाना या काला पड़ जाना ये जाएगा, ये है इफेक्ट, ये जाएगा सेक्शन 7 में। तो इसका मतलब क्या है कि ओकेजन कॉज इफेक्ट जो मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ थिंग्स अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये मेन चीजें याद रखिएगा कि किस सेक्शन में क्या जाता है, कॉज इफेक्ट ओकेजन, आपका स्टेट ऑफ द थिंग्स अपॉर्चुनिटी, ये सब सेक्शन 7 में जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जब भी आपको किसी फैक्ट में दिखाई देंगी तो वहां पे जो चीज रेलेवेंट होगी वो रेलेवेंट होगा सेक्शन 7, सेक्शन 7। सो ये आपका सेक्शन 7। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 8 पे, क्योंकि सेक्शन 6, 7, 8 जब आप साथ में पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको केस लॉ समझ में आते हैं कि एक्चुअल में केस लॉ क्या कह रहा है। अब जब सेक्शन 8 आप पढ़ते हो तो क्या कह रहा है, सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब क्या होता है, घटना होने के पहले का कंडक्ट और घटना होने के बाद का कंडक्ट। जैसे मान लीजिए आप रात में देर तक आपके पढ़ने की आदत है और आप रात में आपने सोचा कि चलो एक कॉफी बनाते हैं, आप कॉफी बनाई, आपने रात में 2 बज रहे हैं, आप बालकनी में आए, आपने कॉफी पीना शुरू किया, सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक जो आपके घर के सामने वाला घर है वहां घर की दीवार के बाहर कोई आदमी जो आपको सस्पिशियस लग रहा है। सस्पिशियस क्यों है कि रात में 2 बजे किसी की बाउंड्री वॉल के गेट के बाहर कोई आदमी क्या करेगा, तो वो क्या था, वो वहां पे आपको दिखा कि वो वहां पे छुपा हुआ है या वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। आपने थोड़ी देर तक उसने देखा, उसने कुछ किया नहीं, फिर आप अंदर चले गए। अगले दिन आपको पता चला कि उस घर में चोरी हो गई। तो ये जो व्यक्ति का प्रीवियस कंडक्ट है, आपने चोरी होते हुए नहीं देखा, चोरी करने के बाद उसे भागते हुए नहीं देखा, लेकिन प्रीवियस एक कंडक्ट देखा कि नहीं एक आदमी मैंने देखा था जो वहां पे छुपा हुआ था या खुद को छुपा रहा था या वो रेकी करने की कोशिश कर रहा था या घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये क्या हो गया, ये प्रीवियस कंडक्ट हो गया। और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या हुआ, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ये हुआ कि आपने देखा कि वहां पे एक आदमी छुपा हुआ है, आप अंदर चले गए, थोड़ी देर बाद आपको क्या पता चला कि चिल्लाने की आवाज आई, आप फिर बाहर आए और वही आदमी घर से भाग रहा था। तो अब क्या हो गया, एक प्रीवियस कंडक्ट है, एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। ये हो सकता है कि आपने सिर्फ प्रीवियस कंडक्ट देखा हो, ये हो सकता है कि आपने सिर्फ सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखा हो, ये भी हो सकता है कि आपने दोनों कंडक्ट देखे हो। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट होंगी। क्या क्या चीजें, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या कहता है, एनी फैक्ट इज रेलेवेंट
which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant. जैसे ए के घर में आग लगाई गई, ये एक फैक्ट है. फैक्ट क्या है कि इसका घर आग से जला है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है कि आग लगी है. इसमें फैक्ट इन इशू क्या होगा? फैक्ट इन इशू है कि आग किसने लगाई, ए ने लगाई कि बी ने लगाई. ये जो है वो फैक्ट इन इशू है. क्या पता चला कि नहीं, ए ने क्या किया था, माचिस और पेट्रोल उसके उस दिन कुछ घंटे पहले खरीद के लेकर के गया था. तो अब ये क्या है, ये जो मैंने आपको बताया ना, माचिस और पेट्रोल लेना जरूरी नहीं कि उसने कर दिया, लेकिन ये माचिस और पेट्रोल लेना ये एक प्रिपरेशन के क्राइटेरिया में आ सकता है. अगर आपको लगता है कि इस घर में पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन. फिर ये क्या कह रहे हैं, एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग में आप याद रखिएगा, इट मींस दैट टॉकिंग अबाउट सिविल सूट में आपका प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों आएंगे, दोनों का बिहेवियर या उनका कोई एजेंट. टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और रेलेवेंट देयर टू the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding. तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, जब ये कह रहे हैं the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding is relevant, इसमें दोनों का कंडक्ट रेलेवेंट है. जिसके ऊपर एक्यूजेशन है क्राइम करने का, उसका कंडक्ट, और जिसके अगेंस्ट में क्राइम हुआ है उसका कंडक्ट, दोनों का जो कंडक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जिसने क्राइम, जो क्रिमिनल है उसका भी, और इज influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto, पहले हुआ था या बाद में हुआ था. तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, किस चीज की बात कर रहे हैं. पहली बात कर रहे हैं कंडक्ट की. कंडक्ट किसका? कंडक्ट पार्टीज का, कंडक्ट एजेंट का, कंडक्ट विक्टिम का. तो इसका मतलब क्या है, पार्टीज में हो गई आपकी सिविल सूट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों की बात कर रहे हैं, तो पार्टीज का मतलब हो गया विक्टिम और अक्यूज दोनों. इनका एजेंट में क्या होता है, ऐसे हायर्ड क्रिमिनल है, उसका खुद कोई लेना देना नहीं किसी व्यक्ति से, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उसको हायर किया गया था, ए ने हायर किया था बी को, किसी को मार दो. तो ये क्या हो गया, ये एजेंट हो गया. क्रिमिनल केसेस में भी होता है, सिविल सूट्स में भी होता है. इनका कैसा कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट या सब्सिक्वेंट कंडक्ट. तो प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दोनों ही इनके रेलेवेंट होंगे, और साथ ही साथ वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी जो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को बताती हैं. लेकिन इसी कंडक्ट को इन्होंने एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में फर्दर एक्सप्लेन किया है. क्या कह रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन 1 आप जब इसका पढ़ोगे, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट. सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट नहीं होता, अनलेस, जब तक कि those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of a statement under any other section of this act. जैसे किसी ने सिर्फ कोई स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होगा जब तक कि वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन ना कर रहा हो किस चीज को, किसी के कंडक्ट को. जैसे मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि मुझे ना कुछ लोगों ने दौड़ाया था अभी, ठीक है. अब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है कि मुझे ना कुछ लोगों ने दौड़ाया था. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे तो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट है कि मुझे कुछ लोगों ने दौड़ाया था, लेकिन ये रेलेवेंट कब हो जाता है, रेलेवेंट तब हो जाता है जब उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो उसके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है. जैसे मान लीजिए उसने बोला कि मुझे कुछ लोगों ने दौड़ाया, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो डरा हुआ ही नहीं है, इसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, उसका चेहरा देख के नहीं लग रहा था कि वो सच बोल रहा था. तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखिएगा कि जो कंडक्ट है ना, वो जो स्टेटमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले रेलेवेंट नहीं है जब तक कि वो कंडक्ट को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन ना कर रहा हो. यानी कंडक्ट में और स्टेटमेंट में कोई ना कोई कोहेरेंस होना चाहिए. तो स्टेटमेंट अकम्पनिंग द कंडक्ट, स्टेटमेंट जब कंडक्ट के साथ एक्सप्लेन होता है तो आपका सेक्शन 8 लगता है. और दूसरा जो इसका एक्सप्लेनेशन 2 है वो क्या कहता है कि व्हेन
the conduct of any person is relevant, any state made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. पहले में आप याद रखिएगा कि स्टेटमेंट accompanying the conduct है, इसको आप लिख लीजिएगा, जो आपका एक्सप्लेनेशन 1 है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट accompanying the conduct. दूसरा जो एक्सप्लेनेशन 2 है क्या कह रहा है, स्टेटमेंट अफेक्टिंग द कंडक्ट. पहले यानी स्टेटमेंट आया है और उसके बाद कोई कंडक्ट आया है. जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी के घर में चोरी हुई और आपने देखा मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, अचानक ये आया और बोला पुलिस को फोन कर दिए हैं, पुलिस आ रही है, और जिसने भी ये चोरी करी है ना अब वो पकड़ा जाएगा. सारे लोग तो वहीं रहे लेकिन एक आदमी ना वहां चुपचाप खिसक लिया. अब वो किसी काम से भी जा सकता है और वो इसलिए भी जा सकता है कि वही चोर था. तो यहाँ पे उसका जो उस जगह से हटना है वो कब हुआ, जब पहले एक स्टेटमेंट आया. स्टेटमेंट क्या है कि पुलिस आ रही है, उसके बाद वो वहां से गया. तो इस यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट के बाद एक कंडक्ट आया है. और जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो क्या कहता है कि स्टेटमेंट के साथ एक कंडक्ट आया है. जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई कंप्लेंट, जब आप कोई कंप्लेंट करते हो ना तो कंप्लेंट करने का मतलब होता है यू नीड रिड्रेसर. जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं और आप रूम में अपने पहुंचे और आपका रूममेट कह रहा है कि आज ना मुझे बहुत मारा है कुछ लोगों ने. अब ये क्या किया, जब उसने बोला ना कि मुझे कुछ लोगों ने बहुत मारा है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है. दूसरा क्या हो सकता है कि वो कहता है कि मुझे बहुत मारा है और चल के जो है उन लोगों से बदला लेना है जिसने कि मुझे मारा है. अब या फिर उसका जो फेस है उसके ऊपर जो पैनिक है, उसके अंदर एक जो रिवेंज की भावना है, वो क्या कर रही है, वो स्टेटमेंट और कंडक्ट दोनों, यानी आपके कंडक्ट को स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है या स्टेटमेंट और कंडक्ट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. तो आपका एक्सप्लेनेशन 1 लगेगा. एक्सप्लेनेशन 2 कब लगेगा, आपको वैसे जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको. ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन 8 को कि कंडक्ट के साथ स्टेटमेंट कब रेलेवेंट होगा. तो एक कह रहा है कि कंडक्ट के साथ स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा और दूसरा कह रहा है कि कोई स्टेटमेंट आया उसके बाद किसी का कंडक्ट चेंज हुआ तो वो भी रेलेवेंट होगा. और ये दोनों को दोनों रेलेवेंट कहाँ होंगे, दे बोथ आर गोइंग टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8. इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इसका इलस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं, क्या पहला क्या कह रहा है कि A is tried for the murder of B. The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. A ने A के ऊपर क्या है, A ने B का मर्डर किया है. अब इसमें क्या है कि A ने C का मर्डर किया, ये बात B जानता था, जैसे कि जिसको कहते हैं ना ब्लैकमेल करना. A ने C का मर्डर किया, ये बात B जानता था और B जो है वो A को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं ये बता दूंगा कि तुमने C का मर्डर किया है. तो B को मारने का जो मोटिव है वो किसके पास है, वो A के पास है. वो मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो कभी ना कभी ये इस बात को पब्लिक कर देगा. तो ये क्या है, ये मोटिव है. मोटिव कहाँ रेलेवेंट होगा, मोटिव रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में. दूसरा क्या है, जैसे A sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of the bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant. A के ऊपर A सू करता है B के ऊपर किस चीज के लिए, कि हमें बॉन्ड का पैसा दो. अब वो कह रहा है कि मैंने नहीं लिया या मैंने लिया, मैंने नहीं लिया ये इशू होगा, मैंने लिया तब तो कोई इशू ही नहीं है. यहाँ पे क्या है कि जिस समय इन्हें बी को बॉन्ड दिया था ना उस समय बी को पैसे की जरूरत थी. बी को अगर पैसे की जरूरत थी और इशू ये है कि ए से बी ने पैसा लिया है कि नहीं लिया, तो बी को पैसे की जरूरत थी. ये जो है एक मोटिव बताता है कि पैसा रिक्वायर्ड है इसलिए बी ने ए से पैसा लिया होगा. तीसरा क्या है, तीसरा है A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. A ने B को जहर दे करके मारा है. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, A के ऊपर ये एक्यूजेशन है कि B को जहर दे करके मारा है. अब A ने कुछ समय पहले जहर की एक शीशी खरीदी थी. ठीक है, अब जहर की एक शीशी खरीदी थी, ये प्रिपरेशन में जाएगा. इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट हैं. ए ने जहर की शीशी खरीदी थी, वो उसकी गिल्ट को तब तक स्टैब्लिश नहीं करता जब तक ये ना स्टैब्लिश हो जाए कि जिस जहर की शीशी को उसने खरीदा था उसी जहर से बी को जो है वो मारा गया है.
या मान लीजिए ए ने बोला कि ए ने चूहे की दवा खरीदी और बी क्या जो पर क्या है कि ए ने चूहे की दवा खरीदी थी, इसका मतलब इसने तैयारी करी थी कि आज हमें बी को खिलाना है। तो पहली बात एक चीज याद रखिएगा कि उसके पास बी को खिलाने की अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। क्या वो बी को खिला सकता था? क्या मान लीजिए कोई नौकर है, घर का सदस्य खिला सकता था और खरीदा था, यानी 7 में भी गया और 8 में भी गया, खिला भी सकता था और खरीदा भी था। खरीदा था ये कहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा? ये रेलेवेंट होगा आपका सेक्शन 8 में। कहाँ पे? सेक्शन 8 में, अंडर द क्लॉज ऑफ प्रिपरेशन। तो ये है आपका थर्ड वन, जो कि आपका थर्ड एग्जाम्पल जो कि प्रिपरेशन की बात करता है। अब मैं आज इसको यहीं पे क्लोज करूंगी क्योंकि फिर आप लोग के ज्यादा हो जाएगा तो सर के ऊपर से निकलेगा। कल हम लोग इसमें पहला केस देखेंगे जो आपके इसमें दिया गया है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके जो बचे हुए इलस्ट्रेशंस हैं वो। एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, और कल हम लोग मिलेंगे, जितने भी बजे मिलेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो कल मिलते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आपके? क्लास में जब ये पूरा हो जाएगा तब, ठीक?